बिखेरने के बाद अब G20 चला है ब्राजील की ओर। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। भारत ने ब्राजील को सौंपी है अगले साल की मेजबानी। G20 समिट की मेजबानी ब्राजील को सौंप दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बेटन को आगे पास कर दिया है, यानी अब ब्राजील में होगा अगला G20 और उसकी मेजबानी भारत ने ब्राजील को सौंपी है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी 2023 की, जब 2022 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। और अब उसे आगे बढ़ाते हुए, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्राजील को सौंपी है अगले साल की अध्यक्षता। ये निरंतरता का एक प्रतीक कि G20 किस तरह से यूं ही हाथों में हाथ पकड़कर आगे बढ़ता रहेगा और उसी निरंतरता को आगे बढ़ाया है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब 2022 में भारत को यहाँ मेजबानी मिली थी, बाली में ये समिट हुआ था। 2023 भारत में ये समिट नई दिल्ली में भारत मंडपम में, और ब्राजील को अब इसकी मेजबानी सौंप दी गई है। जो हथौड़ा सौंपा गया है उसके बारे में कहा जाता है कि गति और निरंतरता का प्रतीक है, इसीलिए यहाँ पर हथौड़े को सौंपा जाता है। और आगे बढ़ाएगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र the president लूला डी सिल्वा को and हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं De Silva, और मैं उनको and now I प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को सौंपी है अध्यक्षता G20 की। अगले साल की अध्यक्षता, अगले साल का ये आयोजन ब्राजील में होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि एक वर्चुअल सेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, नवंबर के महीने में उसकी बात कही। और सोचिए कि जो प्रण लिए गए उन पर एक बार फिर से पुनः विचार करने की बात जो प्रधानमंत्री दोहरा रहे थे, उस वर्चुअल सेशन में होगा। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूं। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. G20 का मंच, वन फैमिली का मंत्र। पीएम मोदी की मुहिम, एक साथ विश्व परिवार। राष्ट्रपिता को विश्व परिवार का नमन। दिल्ली के राजघाट से आज सुबह जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो पूरे विश्व पटल पर छा गई। ये वो तस्वीर है जो इतिहास के पन्नों में अजर अमर हो गई। ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रण का लोहा मनवा रही है। ये वो तस्वीर है जो विकसित और विकासशील देशों को एक माला में पिरो रही है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। बापू की समाधि पर ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला जब दुनिया के दिग्गजों ने बापू को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था वो आज साकार होता दिखा कि कैसे जब एक कुनबा एक साथ आगे बढ़ता है तो अच्छे से अच्छे दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। आयोजकों का जो सूत्र वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारा संसार एक परिवार है। इस वाक्य को पूरी दुनिया ने माना। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इससे प्रभावित दिखे। भारत की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया जहां परेशानियों से जूझ रही है वहीं भारत ने नई राह दिखाई। पहले दिन से मैंने जलवायु और संरक्षण एजेंडे पर काम किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और हम
जलवायु संकट की तत्कालीनता को पूरा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी भूमि और पानी की रक्षा के लिए साहसिक कार्रवाई करना जारी रखेंगे। One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership. जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो बाइडेन, ऋषि सुनक समेत विदेशी मेहमान चल रहे थे, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारत ने जो ठाना है उसे कर दिखाया। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को एक परिवार के सूत्र में बांध दिया। मोदी की अगुवाई में साफ हो गया कि भारत जहां विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो वहीं विकासशील देशों की आवाज बनकर तेजी से उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जेके त्रिपाठी जी, आपके पास आ रही हूं, जिसकी बात कर रही थी, एक वर्चुअल समिट इसके बाद होनी है नवंबर में, उसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी ने रखा है। प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है और आप इस पूरे क्षेत्र में काम कर चुके हैं, आपको पता है कि अपने जो टारगेट्स हैं उनको रिव्यू करना कितना जरूरी है। देखिए, एक तो चीज़ मैं ये बता दूं कि ये मीटिंग जो होती है समिट, ये साल दर साल होती है। हमने 1 दिसंबर से फॉर्मली इसको ग्रहण किया था। पहले हमने भी बैटन ले लिया था 17 नवंबर या 16 नवंबर ऐसे ही। तो ये जो बीच का इंटरिम पीरियड है अभी सितंबर आज से 10 से और नवंबर तक, इसके बीच में ट्रोइका जो है वो काम करती रहेगी। वर्चुअल समिट होगी एक, ये वो करने के लिए कि अभी तक क्या काम हुए हैं, और उसके बाद फिर ब्राज़ील को ये देख लीजिएगा आप, ये जो ट्रोइका होती है मतलब पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट। इसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, इसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील अब तक रहेंगे, जो नवंबर की समिट में वर्चुअल समिट में ये चीज़ इसमें तब तक काम कर चुके रहेंगे। उसके बाद जब एक बार ब्राज़ील टेक ओवर कर लेता है, तब उसमें भारत, ब्राज़ील और चीन, क्योंकि अगला चीन में होना है, ये रहते हैं। तो ये 2-3 महीने का इंटरिम पीरियड जो है, ये रिव्यू करने के लिए एक तरह से होता है कि हम क्या करेंगे। अब इसको पूरी तरह से इन पर्सन हम सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन ये 1 to 1 होता है। 1-2 चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि भारत अब इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना प्रगति उसने कर ली है कि उसको ज़रूर P5 का मेंबर बनना चाहिए, वीटो पावर का। सबसे पहली बात है कि भारत ये नहीं कहता कि हमें आप वीटो पावर दीजिए। भारत कहता है सुरक्षा परिषद में चेंज कीजिए, उसके ये वीटो पावर को या हटाइए या डाइल्यूट कीजिए। लेकिन अब परेशानी ये है पिछले 30-32 साल से कि यूएन सुरक्षा परिषद जो है अपने ही रूल्स के दायरे में फंस गई है, जाल में फंस गई है। क्योंकि सुरक्षा परिषद का यूएन चार्टर का आर्टिकल 14 और 15 ये कहता है कि किसी भी महत्वपूर्ण चेंज को सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सिर्फ एक चीज़ छोड़ करके आर्टिकल 4 कहता है कि अगर महासभा को ये प्रतीत हो कि सुरक्षा परिषद ने किसी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में असफलता पाई है, तब सुरक्षा परिषद को बायकॉट करके किया जा सकता है। सर, आपने जो बात कही उससे बस यही एक समरी निकल करके सामने आती है कि अब भारत उन देशों में नहीं रह गया। भारत ये नहीं कहता कि हमें ये चीज दे दीजिए, भारत कह रहा है आपको ऐसा करना चाहिए। शैलेंद्र जी, अगर यूएनएससी की जो बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या फिर अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए, अगर यूएनएससी में स्थायी सदस्यता भारत को मिलती है, किस तरीके से ये और ज्यादा पावर देगा भारत को? मुझे नहीं लगता कि हमें ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में करनी चाहिए कि सिर्फ भारत भारत भारत। नो, अगर वर्ल्ड डेमोक्रेसी में विश्वास करता है तो मैं आज त्रिपाठी साहब से बोलता हूं, ये वीटो वाला सिस्टम कहां से आ गया है? ये तो डिक्टेटोरियल हो गया। 5 आदमी डिक्टेट करेंगे पूरे वर्ल्ड को कि कौन सी सुरक्षा हमारे लिए ठीक है, कौन सी नहीं है, किसका क्या है। बाकी सारे 200 देश जो हैं इररेलेवेंट, बेवकूफ, बेकार हैं। अरे भाई, आप यूनाइटेड नेशंस को सब कंट्री के पैसे से चला रहे हो, सिर्फ इन 5 कंट्री के पैसे से नहीं चला रहे हो। नहीं, सिर्फ एक। मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल भारत को अगर आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए, मत लीजिए, लेकिन मेरिट तो बताइए। कौन से ऐसे मेरिट हैं जिसके ऊपर आप लेंगे? किसी को भी
अगर वो मेरिट पर उतरता है जरूर लीजिए। और बात आ गई चेंजेस की, मुझे बताइए G21 कैसे बन गया? भाई चेंज तो आया, और चेंज किसी ने प्रपोज किया। ऐसा तो है नहीं कि अफ्रीकन यूनियन कल सवेरे पैदा हुआ था, भाई इतने सालों से चल रहा था। मुझे बता दीजिए, ये एक पर्टिकुलर देश भारत ने ब्रिंग आउट किया कि नहीं जी हमारे को इनको इंक्लूड करना चाहिए, ये दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सर, 55, 56 उस P5 में भी एक चीन के चलते कितने प्रस्ताव नहीं आ पाते हैं, जो वीटो की एक शक्ति दे रखी है। ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिन पे 4 देश सहमत हैं उन P5 में, लेकिन 5वां देश बार बार अड़ंगा लगाता है। तो ये भी शक्ति एक देश के पास क्यों हो कि वो पूरे विश्व के लिए एक सामूहिक निर्णय न ले पाने की शक्ति दे दी हो? मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन ये नहीं है, चलिए वीटो पावर चाइना तेरे पास है, हाफिज सईद को अपने घर रखिए, क्यों नहीं आप अपने घर रखते हैं? मसूद को आप अपने घर रखिए, क्यों हमारे पड़ोस में आकर रखा हुआ है? चलिए करिए, दिखाइए ना, क्योंकि आप उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट भी डिक्लेयर नहीं होने दोगे। बिल्कुल सर, वीटो पावर को लेकर ही बड़े सवाल हैं, और भारत ने अब यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर इस मंच से जो कहा है वो दत्ता जी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तय है कि आने वाले वक्त में बदलाव कुछ ना कुछ तो जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि यूएन जनरल असेंबली में G20 से बहुत पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया था कि यूनाइटेड नेशन एक ऑब्सोलीट ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है। आज के दिन में जितने भी बड़े कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दुनिया के अंदर, कहीं पर भी यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं बचा है। यहाँ वो नेटो कर रहा है, यहाँ अमेरिका कर रहा है, यहाँ वो छोटे छोटे ग्रुप अपना अपना फैसला अलग ले रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था, जिस लिए उसको बनाया गया था, वो तो फेल हो गया, इसलिए उसको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए जो भी बड़े मुल्क हैं जो उसके मेंबर हैं, और जो पूरे जो दुनिया के मेंबर्स हैं उसके सारे जो 150-60 जो मेंबर्स हैं, ये उनकी सुनवाई इसमें होनी पड़ेगी, और इसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस देना पड़ेगा। तभी जाके आपको दुनिया के कोई जो बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर जब वोटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा भाई वोटिंग में कौन उसको चेंज करना चाह रहा है। अभी आप वीटो कर दीजिए, 5 अगर 5 भी लेके चले आप, जो अभी कर्नल साहब ने बोला कि एक आदमी कहता नहीं मैं नहीं मानता, भाई ये कहाँ का सिस्टम है? ये तो कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता ना। अगर हम कोई बोलते हैं भैया आप कोर्ट में 3 जज बेंच, 5 जज बेंच, वो उसका कोई मकसद होता है कि 5 क्यों है, 3 क्यों है, और उसके अंदर भी वोटिंग होती है, वोटिंग होती है ना। वो भी अगर उसके अंदर 3 बेंच के अंदर 2 ने हाँ कर दिया, एक ना कर गया, तो वो हाँ हो जाएगा। 5 जज बेंच में अगर 3 ने कर दिया, 2 ने मना कर दिया, तब भी होगा। तो ये क्या तमाशा है? इसलिए जो मोदी साहब ने बोला था यूनाइटेड नेशन हैज बिकम ऑब्सोलीट, और उसको बदली हमको करना पड़ेगा। साहब बिल्कुल समय नहीं है, त्रिपाठी जी मुझे ब्रेक लेना, उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रूल्स ही ऐसे बन गए यूनाइटेड नेशंस के कि बिना 5 P5 के सहमति के कुछ नहीं होगा। अगर आपने देखा रूस को निकालने की बात थी, 3 देश P5 में रूस के साथ थे, बल्कि 15 में से कई देश जो वीटो पावर नहीं थे वो भी रूस के खिलाफ थे। लेकिन रूस के खिलाफ कुछ नहीं हो पाया। तो जब इसका एक ही प्लॉसिबल वो है सॉल्यूशन कि जब तक चीन को इतना कमजोर मिलिटरली और इकोनॉमिकली न कर दिया जाए कि वो खुद ये जान ले कि उसकी बात का कोई महत्व नहीं रह गया। वो बहुत जल्द होने वाला नहीं है, वो एक प्रोसेस हो सकता है जिस पर हम एक आम सहमति बना सके। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश, भारत जैसा लोकतांत्रिक देश ही उसको P5 को डेमोक्रेटाइज करने के बारे में सोच सकता है, वही भारत कर रहा है।